जय श्री राम बच्चों। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज, उसके अलावा किसी भी नॉर्मल वेव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे ट्रफ, क्रेस्ट, वेव, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी। हाँ या ना? अरे याद है कि भूल गए? उसी को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ और भी छोटे मोटे टॉपिक हैं जो अभी रहते हैं, वो कंप्लीट करके और मैं कोशिश करूंगा कि आज ही इसी टॉपिक के ऊपर तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवा दूं। कोई दिक्कत? चले आगे। तो फ्रीक्वेंसी हो गया था, दोबारा समझाऊं क्या? क्लियर है ना? वेवलेंथ भी हो गया था, लेंथ ऑफ अनकंप्लीट वेव, वेलोसिटी भी हो गया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बहुत ही छोटी सी चीज है। एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। जिसको समझ में नहीं आया फिर से सुनो। सिर्फ एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, बस सिर्फ एक वेव को, दैट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। और इसको फ्रीक्वेंसी से कंफ्यूज मत करना। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड के अंदर कितनी वेव बन गई, एक सेकंड के अंदर कितनी कंप्लीट वेव्स बन गई। समझ गए ना भाई? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ फ्रीक्वेंटली समथिंग हैपेंस। कोई वेव कितनी बार दोहराई गई एक सेकंड में, वो होता है फ्रीक्वेंसी। भाई ऑब्वियसली होता है फ्रीक्वेंसी बहुत तेज वेव चल रही है तो एक सेकंड में कई सारी वेव्स आ गई होंगी, तो वो होता है फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या होता है? सिर्फ एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। नहीं आ रहा समझ में? हाँ, टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन फुल वेवलेंथ। अब वन फुल वेवलेंथ का मतलब ट्रफ टू ट्रफ भी हो सकता है, क्रैश टू क्रैश भी हो सकता है, या जीरो से वापस जीरो पे आ जाएगा वो भी हो सकता है। समझ गए बच्चों? इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, जल्दी बोलो। है सेकंड। टाइम पीरियड की यूनिट यार सेकंड ही तो होगी, और क्या होगा बताओ? कोई फॉर्मूला भी होता है क्या इसका टाइम पीरियड का? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद है? तो टी का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? 1 बाय फ्रीक्वेंसी। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, ये है मेरा V, मतलब मैं अपने हिसाब से ABCD वाला अल्फाबेटिकल V ऐसे बनाता हूं, U ऐसे बनाता हूं, और फ्रीक्वेंसी वाला ये होता है न्यू। क्या होता है ये V नहीं है, न्यू है। न्यू मतलब ग्रीक लेटर। कोई दिक्कत? तो 1 बाय न्यू इज इक्वल टू, या आप इसको बोल सकते हो 1 बाय फ्रीक्वेंसी। समझ गए? और इसके ऐसे यूनिट हो जाएगी सेकंड। खत्म। इसमें और टाइम लगा, ये समझ में आ गया? आ गया ना? एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों एम्पलीट्यूड। नाम सुना है? जानते हो? जल्दी बताओ। देखो डेफिनेशन तो मैं तुरंत लिख दूंगा, पर पहले मुझे बताओ भैया एम्पलीट्यूड होता क्या है? पहले आप इसको समझो हिंदी भाषा में। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मालूम है? जब हम कोई वेव बनाते हैं तो उसका जो क्रेस्ट है उसकी हाइट कितनी जा रही है, या बना के दिखाऊं क्या? हाइट ऑफ क्रेस्ट या फिर डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है ये जो लाइन जा रही है ना, ओरिजिन से पास हो रही है, इससे क्रेस्ट की ऊंचाई कितनी ऊपर है,
इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। या फिर जो ट्रफ है उसकी डेप्थ कितनी है, इसको हम क्या बोलते हैं। पर सवाल ये है कि एम्पलीट्यूड से किस बात का पता चलता है। एम्पलीट्यूड से किसी भी वेव की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी का पता चलता है। जैसे मान लो कोई साउंड वेव है, उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होने से क्या ज्यादा हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी, यानी वो लाउड साउंड होगा, ऊंची आवाज, जैसे मैं अभी चिल्ला के बोल रहा हूं, समझ गए। और अगर किसी की जैसे मान लो लाइट है, लाइट का एम्पलीट्यूड ज्यादा हुआ तो इसका मतलब लाइट वेव की क्या ज्यादा हो जाएगी, ब्राइटनेस, समझ गए। अगर किसी का एम्पलीट्यूड छोटा सा है तो इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम है, समझ गए ना, उसकी इंटेंसिटी कम है। लो साउंड, धीरे बोल रहा है कोई, तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। आ गया समझ में, चले आगे। तो हम यहां पर ऐसा क्या लिखें जिससे सामने वाले को समझ में आ जाए एम्पलीट्यूड क्या होता है। द हाइट ऑफ क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। समझ में आ गया। किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी या ब्राइटनेस या स्ट्रेंथ होती है वो उसके एम्पलीट्यूड पे ही डिपेंड करती है। इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करती है, इट्स एम्पलीट्यूड। मतलब एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एम्पलीट्यूड हाई है और अगर मैं साउंड की बात कर रहा हूं तो ये कैसा होगा बच्चों, लाउड साउंड। एम्पलीट्यूड लो हुआ तो सॉफ्ट साउंड या धीमा साउंड, समझ गए। या फिर ब्राइट लाइट, ये हो जाएगी डिम लाइट, समझ गए। तो जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये भविष्य में 12th क्लास में आपके काम आएगा। इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी स्क्वायर अगर एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी क्योंकि स्क्वायर है। अगर एम्पलीट्यूड 3 गुना बढ़ गया तो इंटेंसिटी 9 गुना बढ़ जाएगी क्योंकि उसका स्क्वायर है। नहीं आ रहा समझ में, आ गया। चले आगे, चलते हैं अगले टॉपिक पे। उससे पहले एक एग्जांपल दे देता हूं। इसको डिनोट किससे करते हैं, एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय, एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ठीक है, चलो एक फिगर बनाता हूं। इन दोनों, ये दो अलग अलग ग्राफ है, दो अलग अलग वेव है, किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है। तो इसका मतलब ये लाउड साउंड हुआ, ये सॉफ्ट साउंड हुआ। मतलब समझ गए ना एम्पलीट्यूड की कहानी। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब इसमें एक टॉपिक और बचा है जिसका नाम है वेव नंबर। वेव नंबर, बच्चों वेव नंबर से क्या समझ में आ रहा है, नाम से कुछ समझ में आ रहा है, वेव हाँ नंबर ऑफ वेव्स। वेव नंबर मतलब नंबर ऑफ वेव्स। लेकिन बच्चों अगर मैं एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर वेव का नंबर नापता हूं तो वो तो फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन इस बार नंबर ऑफ वेव्स नाप रहे हैं गिवन टाइम पीरियड के अंदर नहीं, गिवन लेंथ के अंदर। मैंने आपको 1 मीटर की लेंथ दी
और 1 मीटर लेंथ में कितनी वेव्स कंप्लीट हो गई, समझ गए? उसको क्या बोलते हैं? वेव नंबर। यानी कि इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ या पर मीटर ऑफ लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं न्यू बार से, डिनोटेड बाय न्यू बार। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं ना, उसके ऊपर एक बार लग जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला क्या होता है? न्यू बार का फॉर्मूला क्या होता है वेव नंबर का? 1 बाय लैम्डा, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स 1 बाय लैम्डा पर मीटर। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? पर मीटर, क्योंकि वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? पर मीटर। पर प्रैक्टिकली हम इसको, जनरली हम इसको किस में नापते हैं? पर सेंटीमीटर में। प्रैक्टिकली देखो बच्चों, इसकी जो एसआई यूनिट है ना, वो तो पर मीटर ही है, पर जो इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट जो है वो पर सेंटीमीटर ली जाती है, समझ गए? मतलब 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी वेव्स कंप्लीट हो रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? वेव नंबर। कोई दिक्कत? चले आगे। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ऐसे भी लिख सकते हो गया भाई, सबको समझ में आ गया? चले आगे, चले आगे। इसको कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लेना, ठीक है? चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब जो भी हमने छोटे छोटे टॉपिक पढ़े हैं, इन सबका आपस में क्या रिलेशन है, एक बार वो देख लेते हैं। मतलब कि रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर। छोटा लिख दिया क्या? आ रहा है समझ में? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है न्यू, वेवलेंथ का मतलब होता है लैम्डा, वेव नंबर का मतलब न्यू बार। इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है? तो बच्चों मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। हाँ या ना? बता चुका हूं। यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, समझ गए? तो अगर मान लो तुमसे पूछता है कि लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, तो c बाई न्यू हो जाएगा, समझ गए? अगर मान लो वो पूछता है कि नहीं मुझे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ, तो c बाय लैम्डा हो जाएगा। चेक कर लो, ये फॉर्मूला भी यहीं से आया और ये फॉर्मूला भी यहीं से आया, हाँ या ना? पर एक मिनट बच्चों, 1 बाय लैम्डा क्या होता है? अभी मैंने क्या बताया था? 1 बाय लैम्डा न्यू बार, हाँ या ना? तो चेक करना, क्या ये 1 बाय लैम्डा नहीं है? तो क्या मैं लिख सकता हूं c न्यू बार? मेरी बात समझ में आई? तो एक फॉर्मूला ये, तो देखो ये तो सिंपल है। यहाँ पे हमने क्या करा, लैम्डा को ये रहने दिया, फ्रीक्वेंसी c के नीचे चला गया। ये भी समझ में आ गया होगा, कुछ मुश्किल नहीं है। बस हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को यहीं पर रखा, वेवलेंथ से डिवाइड कर दिया c को। अब जैसे ही वेवलेंथ से हमने डिवाइड करा, तो हमने देखा 1 बाय लैम्डा आ गया, और 1 बाय लैम्डा क्या होता है? तो 1 बाय लैम्डा की जगह क्या लिख दिया? न्यू बार। तो एक और फॉर्मूला क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू वेव नंबर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? पर उस केस में आपको इसकी यूनिट पर मीटर लेनी होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट लेनी होगी, और जनरली प्रैक्टिकल यूनिट दी होती है पर सेंटीमीटर में। तो यूनिट कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। चले आगे। यहां पर एक और चीज ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये सही भी है। बच्चों खुद सोचो, फ्रीक्वेंसी तभी ज्यादा होगी जब ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स बनेंगी एक गिवन टाइम के अंदर। एक गिवन टाइम के अंदर जितनी ज्यादा वेव बनेगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ज्यादा वेव बनेगी तो वेव नंबर ज्यादा होगा।
तो चेक करना फ्रीक्वेंसी वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां से एक रिजल्ट ये निकला कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। कोई दिक्कत? चले आगे। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। पहले हेडिंग डाल देता हूं फिर बताता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बच्चों इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है? अगर नाम से ही काफी हद तक तुम रिलेट कर पा रहे हो ना तो डिफाइन भी कर लोगे, समझ भी आ जाएगा और लॉन्ग टाइम तक तुम्हारी मेमोरी में रिटेन भी रहेगा। इस दुनिया में बहुत सारी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और उन सभी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो वेवलेंथ भी अलग अलग होगी, हाँ या ना? तो अगर मैं उन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर अरेंज करूं, क्लासिफाई करूं, तो मेरे पास एक क्या आ जाएगा? स्पेक्ट्रम। क्या आ जाएगा? स्पेक्ट्रम। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नहीं आया ना समझ में? भाई जो वीडियो देख रहे हैं वो पीछे जाके रिपीट कर लेना। तुम लोग को आया समझ में? अगर भाई तुम दोनों लोगों को समझ में नहीं आया तो यहां बोर्ड पे देखो। It is an arrangement of increasing order of wavelength, increasing order of wavelength या फिर और decreasing order of frequency of different types of electromagnetic waves is called electromagnetic स्पेक्ट्रम। अभी एक डायग्राम बनाऊंगा, सबको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों? देखो बहुत सारी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दुनिया में। कुछ नाम मैं यहां लिखने जा रहा हूं, वो याद कर लेना। जैसे लॉन्ग रेंज रेडियो वेव्स, समझ गए? ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। और भी है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स के बाद क्या आता है? माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स के बाद इंफ्रा रेड रेज कह लो या वेव्स कह लो, एक ही बात है। उसके बाद विजिबल लाइट, विजिबल। इसके बाद यूवी रेज, इसके बाद एक्स रेज, उसके बाद गामा रेज और फिर उसके बाद कॉस्मिक रेज। समझ गए? सबसे पहले आपको ये सारे नाम याद करने हैं। ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं अलग अलग प्रकार की। क्या हुआ बेटा, नींद आ रही है? एसी फुल पे चला दी है सर ने, क्लास में शांति का माहौल है इसलिए सर हमको नींद आ रही है। अरे इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। मैंने तुम्हें क्या बोला था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा प्रॉपर एक चैप्टर है 12th क्लास में फिजिक्स में, बोला था ना? और तुम सोओगे तो कैसे काम चलेगा?
चलो भाई ठीक है, अब जरा चेक करो क्या ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है। हाँ, मैंने बोला बहुत सारी टाइप की डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आपने अरेंज कर दिया है। तो अरेंज तो कर दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इन सभी की कोई फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होती होगी। तो जरा चेक करके बताओ, या मुझे एक बुक दे दो, एक सेकंड एक बुक देना बच्चों। एनसीईआरटी के अंदर तुम्हें ये टेबल, ये इस तरीके का फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ये रहा, मिला। तो इसमें तुम्हें सभी की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। 10 पावर 8 टू 10 पावर 4, 10 पावर 8 टू 10 पावर 4, 10 पावर 4 टू 10 पावर 0, माइक्रोवेव्स 10 पावर 0 टू 10 पावर -3, इंफ्रारेड -3 टू -6। फिर इसके बाद विजिबल रेंज को अलग से लिखेंगे, फिर ये आ जाएगा -7 टू -8, 10 पावर -7 टू 10 पावर -8। एक्सरेज आ जाएगा तुम्हारा 10 पावर -12 तक। गामा आ गया 10 पावर -16 तक, और इसके आगे ये गामा रेज हो गई। बच्चों चेक करना, ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ये वेवलेंथ है, ये क्या है? क्या वेवलेंथ घटती जा रही है? तो यहां पर देखो अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इस टेबल को ऐसे उल्टा घुमा के लगा दूं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, हाँ या ना? तो यहां पर इंक्रीजिंग कर देते हैं और यहां पर डिक्रीजिंग, अरे फिर गलत हो गया क्या? यहां डिक्रीजिंग आ जाएगा, सॉरी डिक्रीजिंग, और यहां पर आ जाएगा इंक्रीजिंग। मैंने फिगर उल्टा बना दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसको उल्टा माना भी नहीं जाएगा। जरूरी नहीं आप कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की लगाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है। अब ये बात मैंने तुम्हें पहले बता दी थी, अगर फ्रीक्वेंसी किसी वेव की ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। तो जरा चेक करो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। मान लेते हैं कि ऊपर मैं क्या डिनोट कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, लॉन्ग रेंज की है 10 पावर 0, 10 पावर 0 टू 10 पावर 4, ये हर्ट्ज में है। फिर 10 पावर 4 से 10 पावर 8, 10 पावर 8 से 10 पावर 11, फिर इंफ्रारेड में आ जाएगा तुम्हारे पास 11 से 14, फिर यहां पे 15 से लेकर 16, 16 से 20, फिर 10 पावर 24, और फिर आगे चलता जाएगा। ये लो एक सेकंड पकड़ो इसको। बच्चों चेक करो, क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर वेवलेंथ घट रही है? हाँ, और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अब यहां पर दिमाग लगाओ, मैंने तुम्हें बताया था फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। चेक करो, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, और इसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। इतनी बात समझ गए? अब ये यूज कहां कहां होती है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। उससे पहले ये जान लो, ये जो विजिबल रेज है ना, ये विजिबल रे वही है जो हम आंखों से देखते हैं, और हमें आंखों से कितने रंग नजर आते हैं? 7, यानी कि विब्ग्योर, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अभी तक आपने यही वाला स्पेक्ट्रम पढ़ा था छोटी क्लास में, याद है? तो ये भी एक स्पेक्ट्रम ही है, पर ये व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है। तो व्हाइट लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वो इस टेबल में, इस पूरे टेबल में इतनी छोटी सी जगह पर आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? और इसकी वेवलेंथ बच्चों 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक जा रही है। तो ये 400 से 450, 450 से 500, 500 से 550, इंग्लिश में बोलूं 550 से
600 से 650, 650 से 700, 700 से 750, मतलब 400 से 700 नैनोमीटर के रेंज में। नैनोमीटर जानते हो ना, 400 इंटू 10 पावर -9 मीटर से 700 इंटू 10 पावर -9 मीटर की रेंज में। ये किसकी रेंज है? वेवलेंथ की। सिर्फ इतना ही हमें आंखों से दिखाई देता है। समझ में आ गया? तो ये स्पेक्ट्रम आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये सिर्फ विजिबल रीजन के अंदर ही आता है। चले आगे बच्चों, लॉन्ग रेंज रेडियो वेव, ये वो रेडियो वेव है जो हम दूर दूर तक भेज सकते हैं। एक बात याद रखना, वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा दूर तक वेव ट्रैवल कर सकती है। तो इसका नाम है लॉन्ग रेंज रेडियो वेव। तो पक्का इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी, 10 पावर 8 टू 10 पावर 4 मीटर। 10 पावर 4 मीटर का मतलब क्या हो गया? 10,000 मीटर, मतलब 10 किलोमीटर। यानी एक वेव की लेंथ कितनी है? 10 किलोमीटर ऑन एन एवरेज। मेरी बात समझ रहे हो? यानी एक जो वेवलेंथ बनेगी उसकी लेंथ 10 किलोमीटर है। अब जरा सोचो, इतनी लंबी लंबी वेव्स बन रही है, तो क्या ये बहुत दूर तक जा सकती है स्पेस में? हाँ, तो ये वेव्स दूर तक जाती हैं। अब क्योंकि वेवलेंथ ऑब्वियसली ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। समझ में आ गया? रेडियो वेव्स, बच्चों रेडियो वेव्स जानते हो कि नहीं जानते? रेडियो का जमाना गया, वैसे तो अब सब यूट्यूब पे सुनते हैं। हमारे टाइम पे बहुत रेडियो सुनते थे, AM, FM। सुना है FM रेडियो? दिल्ली में चलता है 93.5, 92.7, रेडियो सिटी 104, कार वगैरह कैब वगैरह वाले खूब चलाते हैं। तो वो FM है। FM सिर्फ एक रीजनल एरिया में काम करता है, जैसे दिल्ली में हर स्टेट का अलग अलग होता होगा। और AM क्या होता है? AM ब्रॉडकास्ट होता है पूरे इंडिया में। वो तुम लोगों ने सुना होगा शायद दादा वादा के जमाने में, AIR FM रेडियो, आकाशवाणी सुना है? विविध भारतीय, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन सुना है? वो AM है, यानी उसका प्रसारण पूरे भारत में हो रहा है, पूरे होल इंडिया में, पैन इंडिया में। तो उसकी रेंज ज्यादा हुई ना, तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, इसकी कम है। ये FM है, ये दिल्ली में काम करता है। समझ गए? अच्छा, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव ओवन देखा है? उसके अंदर माइक्रोवेव्स होती हैं। इंफ्रारेड रेज सन से आती हैं, हमारे लिए हार्मफुल है। विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट, ट्यूब लाइट, सनलाइट, कैंडल लाइट, जो भी आंखों से हमें नजर आ रहा है वो सब इसी की वजह से नजर आ रहा है। यूवी रेज भी सन से आ जाती हैं। समझ गए? यानी इसकी वेवलेंथ कम होती जा रही है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी वेव उतना दूर तक जा सकती है, और फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा वेव की पेनिट्रेटिंग पावर होती है। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है पार करके निकल जाना। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी पक्का उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, हाँ या ना? तो जरा चेक करो, एक्स रेज हमारी बॉडी को पार करके निकल जाती है कि नहीं? हड्डियों को पार नहीं कर पाती है तो हड्डियों का ढांचा बन जाता है, एक्सरे आ जाता है, हाँ या ना? गामा रेज पेनिट्रेटिंग पावर और भी ज्यादा है। कॉस्मिक रेज स्पेस में होती हैं और भी बहुत जगह यूज होती हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और भी ज्यादा होती होगी। इतनी बात समझ में आ गई? बच्चों एक मजे की बात बताऊं, जो लोग भूत और भगवान में विश्वास नहीं करते उनको मैं एक बात बताना चाहता हूं। इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमें सिर्फ आंखों से कितना रीजन दिख रहा है? छोटा सा। क्या हमारे आसपास हमारे पूर्वज, दादा, भगवान, देवी देवता उपस्थित हों किसी भी वेव या एनर्जी के फॉर्म में, वो हमें दिखाई देंगे और वो हमें देख सकते हैं? क्या पता? समझ में आ रहा है? सेम इसी तरह से हमारा जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज है, 20,000 हर्ट्ज है। ये तुमने 9th क्लास में साउंड चैप्टर में पढ़ा होगा। ऑडिबल रेंज सिर्फ 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, बल्कि ये दोनों भी हम सुन नहीं सकते।
इसके बीच का सुन सकते हैं। तो क्या पता वो हमारे आसपास खड़े होकर बातें भी कर रहे हो तो हमें सुनाई देगा। और हम अपने आप को इतना महान समझते हैं कि हमें लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ हमारा ही अस्तित्व है और जो हमें दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है वो उस दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं। अभी मेरी बात समझ में आ गई। सेम इसी तरह से टाइम का भी सिस्टम है। हमारे लिए टाइम की स्पीड कुछ और है और वो जो अदर एनर्जीज है उनके लिए टाइम की स्पीड कुछ और है। समझ में आ गया? चलो इसमें ज्यादा डीप में नहीं जा रहे अभी, नहीं तो तुम कहोगे सर ये कहां चले गए आप। ये बात समझ में आ गई। हमें सिर्फ इतना पार्ट दिखाई देता है, उसके लिए भी हमें एक सेंस ऑर्गन दिया गया है, आंखें। सिर्फ आंखों से ही हम देख पा रहे हैं और हमारे पास कोई और ऑर्गन ऐसा नहीं है जो हम चीजों को सेंस कर पाए, देख पाए। समझ गए? तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें से तुम देख सकते हो लेफ्ट टू राइट जाने पर वेवलेंथ मैंने शायद ना उल्टा लिख दिया, ये मैंने उल्टा कर दिया। एक सेकंड बच्चों, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ध्यान से देखो। लेफ्ट टू राइट जाने पर वेवलेंथ कम हो रही है, हाँ या ना? तो इस हिसाब से विब्ग्योर ऐसा होना चाहिए, VIBGYOR। पूछो क्यों? इधर वेवलेंथ ज्यादा है, उधर वेवलेंथ कम है। और हम जानते हैं रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वायलेट की सबसे कम होती है। तो पक्का फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा होती होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती होगी, हाँ या ना? तो इसका मतलब मैंने उल्टा लिख रखा था। समझ गए? तो ये विब्ग्योर जो है, अगर मैं टेबल इस तरीके से बनाता हूं तो ऐसा उल्टा आएगा, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ याद रखना सबसे ज्यादा है विजिबल रीजन के अंदर और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है विजिबल रीजन के अंदर। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? चले आगे, पक्का? तो बच्चों हमारे पास अभी भी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, क्यों ना इसके ऊपर न्यूमेरिकल किए जाएं। चलो भाई, एक बच्चा क्वेश्चन बोलो। विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, आगे दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय ट्रांसमिटर। बच्चों इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखूंगा, आपका समय बर्बाद होगा। मैं हिंदी में समझा देता हूं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, दिखाना भाई। एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि विविध भारती स्टेशन है ऑल इंडिया रेडियो, पक्का ये एएम है या एफएम है? एएम है। और ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है एक फ्रीक्वेंसी जो इसने हमें दी हुई है, ठीक है। और कह रहा है कि इसकी वेवलेंथ बताइए, साथ में ये भी कह रहा है विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन में आता है। बच्चों एक बात बताओ, अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है और वेवलेंथ पूछ रहा है, पहले ये बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा? C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, हाँ या ना? तो बच्चों मुझे लैम्डा फाइंड करना है तो मैं क्या कर दूंगा? C बाय न्यू। C की वैल्यू बोलो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बोलो। सही है? गलत है। किलो हर्ट्ज, किलो के लिए 1000 लगता है, तभी तो हर्ट्ज में आएगा। नहीं समझे? नहीं समझे ना? किलो हर्ट्ज है ना, तो 1000 आ गया। बच्चों 3 0 से इसके 3 0 कटेंगे, अब ये बन गया 3 लाख और ये है 1368। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है? बच्चों डिवाइड कर लोगे या मैं करूं? डिवाइड कर लोगे या मैं करूं? 219.3 आ रहा है, कर लोगे ना डिवाइड? ये तो आ गया आंसर। अब वो ये कह रहा है कि ये जो भी वेवलेंथ, ये जो भी वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन में लाई करता है। तो तुम लोग बताओ ये किस में लाई करता है। तो आपको इसका आंसर वेवलेंथ को देखकर देना है। तो या तो आपको टेबल याद होना चाहिए वो पूरा along with the frequency and wavelength, या कॉमन सेंस यूज कर लो क्वेश्चन पढ़ के। तो दिस रीजन, दिस वेव बिलोंग्स टू रेडियो वेव्स, खाली रेडियो वेव्स लिख दो और वो भी एएम लिख दो।
ये समझ में आ गया? चले अगले क्वेश्चन पे फटाफट। ये स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। The wavelength range of the visible spectrum extends एक सेकंड। द वेवलेंथ रेंज of the visible spectrum ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम extends from violet 400 nanometer extends from violet 400 nanometer to red 750 nanometer. to red 750 nanometer. Express these wavelengths and frequencies. Express these wavelength into frequencies. और कुछ दिया हुआ है? बस 1 nanometer is equal to 10 power minus. वो तो हमें पता ही है। बच्चों देखो, अगर तुम थ्योरी पे थोड़ा भी ध्यान दोगे ना, तो देखो न्यूमेरिकल में तुम्हें बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। अभी मैंने तुम्हें समझाया था ना एएम का मतलब, तो क्वेश्चन में काम आया कि नहीं आया? अगर आप वो नहीं सुनते ध्यान से थ्योरी को, तो आपको वेवलेंथ देख करके पता लग जाएगा, या फ्रीक्वेंसी देख के आप पता लगा लोगे कि टेबल में कहाँ लाई कर रहा है। हालांकि वो भी याद होना चाहिए, वो भी याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैंने तुम्हें बताया था रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वायलेट की 400 होती है। हाँ या ना? इसने हमें विब्योर में से दो एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट वाले दे दिए, यानी वायलेट दे दिया और रेड दे दिया। इसकी वेवलेंथ वायलेट वाले की कितनी हो गई? 400 इंटू 10 पावर -9 मीटर, और इसकी वेवलेंथ कितनी हो गई रेड वाले की? 700 नैनोमीटर। नैनो का मतलब 10 पावर -9, ठीक है? सॉरी, ये 750 दिया हुआ है। और वो हमसे फ्रीक्वेंसी मांग रहा है वायलेट की भी और रेड की। हाँ या ना? बच्चों मुझे ये बताओ, लाइट की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला c/λ होगा या नहीं? हाँ या ना? तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो c/λ करूंगा। v मतलब वायलेट, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट कितना आ गया? 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितनी है? 400 इंटू 10 पावर -9। कोई दिक्कत? बच्चों इसके दो जीरो से यहाँ पर 6 रह जाएगा और -9 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7.50। अरे नहीं नहीं नहीं, 10 पावर -9 ऊपर जाएगा तो +9 हो जाएगा, और 9 + 6 10 पावर कितना हो गया? 15। और बच्चों 3/4 कितना होता है? 0.75। 0.75। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे तो 7.5 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज। कोई दिक्कत? चेक कर लो आंसर, सही है। और इसकी भी रेड की भी वेवलेंथ सॉरी फ्रीक्वेंसी मांग रहे हैं, c/λ रेड कर दूंगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय 400 750 इंटू 10 पावर -9। बच्चों चेक करो, एक जीरो से एक जीरो घटा 7 हो गया। 7 + 9 कितना हो जाएगा? 16। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कितना हो गया? 10 पावर 16 लिखने वाला था मैं, पर मैंने 15 कर दिया क्योंकि एक जीरो यहां लगा दिया। कोई दिक्कत? और अगर बच्चों मैं इसको 14 कर दूं तो यहां पे 2 जीरो लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? ख्याति समझ में आ रहा है? देखो 7 है ना, 10 पावर 7 अपॉन 10 पावर 9 -9, तो 10 पावर 7 + 9 हो जाएगा, तो 10 पावर 16 हो जाएगा। तो 10 पावर 16 की जगह 14 क्यों लिखा? क्योंकि 2 जीरो मैंने इधर लगा दिए। समझ गए? अपॉन में क्या है? 75। बस बच्चों क्या तुम्हें 15 का टेबल आता है? 15 3 नहीं 15 5 और 15 2 कितना हो गया? कितना हो गया? 4 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज। बच्चों स्टेटमेंट डाल के तुम्हें क्या लिखना है ध्यान से देख लो। क्वेश्चन में ये पूछा था कि एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी।
उसने मुझे वॉयलेट से लेकर रेड तक फ्रीक्वेंसी की रेंज दी हुई थी, यहां से लेकर यहां तक, तो ये रेंज ही तो है। इसको फ्रीक्वेंसी रेंज में कन्वर्ट करो, तो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या आ गई, स्टेटमेंट डाल के लिख दोगे, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल रेडिएशन इज फ्रॉम 7.5 into 10 power 14 हर्ट्ज टू 4 into 10 power 14 हर्ट्ज। कोई दिक्कत? अब मैं तुम्हें एक और बात बता रहा हूं, सीख लो, काम आएगा। ध्यान से देख लो, कुछ डाटा ऐसा होता है कि उसको याद ही कर लो तो ज्यादा अच्छा है। हमें पता है कि ये 400 नैनोमीटर है और ये 750 नैनोमीटर है, ये वेवलेंथ हो गई। फ्रीक्वेंसी तो याद करनी है, तो बच्चों इसका 4 यहां लगा दो, 10 पावर 14 कर दो, और इसका 7.5 यहां लगा दो, 10 पावर 14 कर दो। हो गया? हो गया? चेक कर लो। तो ये डाटा अगर हम याद कर लें तो कोई बुराई है? आगे बात समझ में? और सुनो, ये 400 से 450 नैनोमीटर होता है, ये 450 से 500 नैनोमीटर होता है, ये 500 से 550 नैनोमीटर है, ये 550 से 600 नैनोमीटर है, ये 600 से 650, ये 650 से 700, और ये 700 से 750 नैनोमीटर की रेंज में होता है। क्या ये काम आने वाली चीज है? हाँ, यानी ये अगर तुम्हें याद है तो काफी हद तक चीजें दिमाग में ही सॉल्व हो जाएंगी। कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन आया? चलें अगले क्वेश्चन पे। मैं आपको नहीं दिया, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट क्या? ए वेव नंबर, B frequency of yellow radiation. एक मिनट, एंड बी frequency of yellow radiation. frequency of yellow radiation having wavelength 5800 having wavelength 5800 एंगस्ट्रॉम। यही है, और कुछ दिया हुआ है? चले आगे। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, हम लोगों से फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर पूछा है और दिया क्या हुआ है? लैम्डा। वेवलेंथ दी है ना, ये देखो ना। क्या तुम्हें इन तीनों में रिलेशन नहीं पता? पता है ना? हो गया क्वेश्चन। देखो, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है c, और मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो मैं c बाय लैम्डा कर दूंगा, हाँ या ना? बच्चों एंगस्ट्रॉम का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? 10 पावर -10 मीटर। सही है? अगर मैं 1 0 इसको दे दूं तो कहीं ये 580 10 पावर -9 मीटर तो नहीं हो जाएगा? तो कहीं ये 580 नैनोमीटर तो नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? बताता हूं। क्या पता है इसने वेवलेंथ हमको ना दी होती? सोचो तुमसे फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर मांग रहा हो और वेवलेंथ दे ही नहीं रहा है, तब क्या करोगे? तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि दिमाग का इस्तेमाल कैसे करोगे। विद योर 400 से 750, तो ये 700 से 750 है, तो पक्का ये 650 से 700 रहा होगा, तो पक्का ये जो येलो वाला रीजन है वो 600 से 650 रहा होगा। और ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो अगर हमें नहीं दिया होगा डाटा तो मैं 600 से 650 का एवरेज यानी 625 ले सकता हूं, पर उसने मुझे 580 नैनोमीटर दिया हुआ है, 600 से थोड़ा सा कम है। तो जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। C 3 × 10 पावर 8, लैम्डा ये वाली वैल्यू पुट कर दो या ये वाली कर दो, एक ही बात है। 580 × 10 पावर -9, 3/580 × 10 पावर -9 ऊपर आएगा, प्लस का हो जाएगा 17, और ये सॉल्व करके क्या आ गया जल्दी बोलो? 1.724।
10⁻14 सिर्फ 4 यहाँ 14 आएगा ना। फाइनल आंसर क्या आ रहा है फ्रीक्वेंसी का, दिखा। फ्रीक्वेंसी जो है 5.172, नहीं ये गलत है। 5.172 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 हर्ट्ज। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं ये बताना चाहता हूं कि आंसर मैंने यहां से देखकर लिखा है, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं यहाँ साइड में डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा आपका टाइम वेस्ट होगा। समझ गए? ये आ गया आंसर। अब ये हो गया हमारा बी पार्ट। अब चलते हैं ए पार्ट पे। मैंने पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड करी है, अब वेव नंबर निकालने जा रहा हूं। तो बच्चों वेव नंबर का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू वेव नंबर। हाँ या ना? तो वेव नंबर इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बाय सी, यानी 5.172 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻8। ये कटेगा, यहाँ 6 आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ न्यू वेव नंबर कितना आ गया? 1.724 इंटू 10⁻4 पर सेंटीमीटर या पर मीटर। और इसकी यूनिट भी चेंज की गई है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट में आंसर आएगा पर मीटर में, उसको पर सेंटीमीटर में लाने के लिए 10⁻4 रह गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? फॉर्मूला अगर क्लियर है तो आंसर बहुत फटाफट आ जाता है, कोई दिक्कत? इसके बाद अब मेरी 12th क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो बच्चों अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो और ये सारा कॉपी में नोट करते रहो।